डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 29 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के रेगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में आने वाले एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन सभी पॉइंट को यहाँ पर कवर किया जाता है। सिर्फ करंट से ही नहीं, करंट के ही क्वेश्चन नहीं बल्कि जीके के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इस वीडियो में आपका करंट जो होगा वो तो कवर ही होता रहेगा, साथ ही साथ आपका जो जीके के भी पॉइंट होंगे वो भी साथ में कवर होते चलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और हम आज के सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद कब मनाया गया, कह सकते हैं इसे विश्व आयुर्वेद दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में भी मनाया जाता है और साथ ही साथ उस दिन मतलब लगभग 150 देशों के आसपास उसमें भी ये अभी हाल ही में मनाया गया। तो इसके लिए आप विश्व आयुर्वेद दिवस कहें या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कहें, बात एक ही है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 28 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 29 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 21 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 24 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस या फिर हम कह सकते हैं विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया गया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में 29 अक्टूबर को नवा आयुर्वेद दिवस मनाया गया। जो थीम थी इसकी वो क्या थी? ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है। डिटेल में अगर इसके बारे में और हम बात करें तो इस वर्ष दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। यानी 29 अक्टूबर को जो ये आयुर्वेद दिवस मनाया गया, नवा संस्करण था, ये लगभग 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो इसलिए इसे हम विश्व आयुर्वेद दिवस के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, क्योंकि भारत में भी ये मनाया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। युवाओं को आयुर्वेद को अपनाने और स्वयं के स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अन्य उद्देश्यों की बात करें तो जन कल्याण के लिए आयुर्वेद को सशक्त चिकित्सा प्रणाली के रूप में वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि प्रमुख उद्देश्य के रूप में हम अधिक से अधिक आयुर्वेद अपनी चिकित्सा में, अपने इलाज में आयुर्वेद को शामिल करें, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली हम कैसे आयुर्वेद को का जो है वो प्रचार कर सकते हैं, आयुर्वेद को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा इस बार का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक्सिस बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? यानी एक्सिस बैंक का नया और MD और CEO नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है अमिताभ कांत, बी ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, सी ऑप्शन है राजीव कुमार और डी ऑप्शन है अनमोल जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अमिताभ चौधरी जी को एक्सिस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अमिताभ चौधरी रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक, यानी रीअपॉइंट किए गए हैं। पहले भी ये MD और CEO के पद पर ये एक्सिस बैंक में कार्यरत थे, अब इनका जो कार्यकाल है उसका थोड़ा विस्तार किया गया है, यानी कि पुनः इनको MD एंड CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ करके 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक हो जाएगा, यानी कि लगभग 3 साल का इनका जो कार्यकाल है वो होने वाला है, यानी 3 साल का कार्यकाल विस्तार इनको दिया गया है। इससे पहले वो HDFC लाइफ में 9 साल के सफल कार्यकाल में थे, यानी इससे पहले HDFC लाइफ जो कंपनी है वहाँ पर ये जुड़े हुए थे। जो बैंक है HDFC जो बैंक है उसकी एक शाखा है HDFC लाइफ, उसमें ये जुड़े हुए थे, इससे पहले वहाँ पर कार्यरत थे। फिर जाकर के ये एक्सिस बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए। अब इनको 3 साल का और कार्यकाल का विस्तार मिल गया है। बात करें इस पुनर्नियुक्ति को, जुलाई में बैंक की जो 30वीं वार्षिक आम बैठक थी
उसी के दौरान शेयर धारकों द्वारा इससे मंजूरी दी गई थी और फिर बाद में जाकर के आरबीआई के द्वारा इनको पुनः जो है इनके कार्यकाल का जो बढ़ाया गया वो पुनः कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। यानी एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है दुबई, बी ऑप्शन है माली, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। यानी आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 जो कि हुई कहाँ पर? हुई है सिंगापुर में। इसे हम ACES यानी ACES के नाम से भी जानते हैं, एशिया क्लीन एनर्जी समिट इसके नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ACES के नाम से जाना जाता है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो एशिया क्लीन एनर्जी समिट यानी ACES 2024 का जो आयोजन है वो सिंगापुर में किया गया। कब ये आयोजन हुआ? तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 को ये इसका आयोजन किया गया। यह सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक प्रमुख हिस्सा रहा। यानी कि जो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह है उसी के एक प्रमुख हिस्से के रूप में एशिया क्लीन एनर्जी समिट का जो आयोजन है वो सिंगापुर में किया गया। सह आयोजक की बात की जाए यानी कि कौन कौन सह आयोजक के रूप में शामिल था, तो एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंगापुर ये सब भी सह आयोजक के अंतर्गत थे। थीम जो रखी गई वो थीम क्या थी इस आयोजन की? तो नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसकी प्रमुख थीम रही और इसी पर ही ये जो आयोजन है ये पूरा का पूरा बेस्ड रहा। अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़े, सिंगापुर आया है तो सिंगापुर मैप में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया के मैप में ये यहाँ पर सिंगापुर है, ये सिंगापुर है। सिंगापुर की जो कैपिटल होती है वो सिंगापुर सिटी होती है और वर्तमान में जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं वो हैं थर्नम सनमुगरत्नम, यानी कि वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं वो हैं थर्मन सनमुगरत्नम। ये वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं और कैपिटल जो होती है सिंगापुर की वो सिंगापुर सिटी ही होती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सिंगापुर, ये जो पूरा देश है ये सिंगापुर है, ये कंट्री है पूरी सिंगापुर की। और यहाँ पर आप ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ ये स्टार आप देख रहे होंगे बना हुआ, ये इसकी जो कैपिटल है जो कि इसका नाम है सिंगापुर सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, मतलब कह सकते हैं जो कितने वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी किसी न किसी प्रकार से वो किसी न किसी विभाग में या कहीं ना कहीं जो सेवारत थे, बाद में वो रिटायरमेंट हुए वहाँ से, वरिष्ठ नागरिक को वो कितने अधिक वर्ष उम्र के जब वो हो जाएंगे तो उनको अतिरिक्त पेंशन की जो घोषणा है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो कितने वर्ष के होंगे? ए ऑप्शन है 60 वर्ष, बी ऑप्शन है 70 वर्ष, सी ऑप्शन है 80 वर्ष और डी ऑप्शन है 65 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे इनके लिए अतिरिक्त पेंशन की जो घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है। यानी गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्स्ट्रा पेंशन फॉर सीनियर्स ओवर 80s, यानी कि 80 वर्ष की उम्र के जो सीनियर वरिष्ठ जो नागरिक होंगे उनके लिए ये पेंशन की जो स्कीम है वो रखी गई है। इसे संवेदनशील भत्ता भी कहा जा रहा है, यानी कि ये जो पेंशन स्कीम जो निकाली गई है जो कि 80 वर्ष के ऊपर के जो होंगे उनके लिए होगी और वो भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगी। यानी कि जो पेंशन पा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं जो ज्वाइंट थे फिर उसके बाद वहाँ से उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उनकी जो पेंशन के हिसाब से मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसी प्रकार से उसी में ये जो अतिरिक्त जो पेंशन होगी इसको उसी में ऐड करते हुए ये मिलेगी। जैसे कि अगर 80 वर्ष के हैं तो 80 से 85 वर्ष के लिए 10% जुड़ेगी, फिर 85 वर्ष से 90 वर्ष के लिए 20% जुड़ेगी, 90 से 95 वर्ष के लिए, ऐसे करते करते मतलब उसी के अनुसार इंक्रीजमेंट उसमें किया जाएगा और उसी के अनुसार इसमें जो पेंशन होगी वो उसको बढ़ाई जाएगी। इसे संवेदनशील भत्ता कहा गया है। यह जो अतिरिक्त पेंशन है उस माह के पहले दिन से लागू होगी जिसमें पेंशनर निर्धारित आयु प्राप्त करता है। यानी कि जो आयु होगी अगर 80 वर्ष की हो रही है उस मंथ में, तो उस मंथ का जो पहला दिन होगा उसी दिन से जो ये पेंशन होगी वो लागू हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी और उसी दिन से ही ये पेंशन जो मिलना वो प्रारंभ हो जाएगी। वरिष्ठ पेंशनर्स की जो बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, जो ये पेंशन चालू की गई इसका प्रमुख उद्देश्य है जो वरिष्ठ
वरिष्ठ पेंशनर्स हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पेंशन पहले पा रहे हैं लेकिन कुछ कम मिल रही है या किसी भी तरीके से कट रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, वित्तीय ज़रूरतें, उनको पूरा करने के लिए ये अतिरिक्त पेंशन की जो स्कीम है ये चलाई गई है और 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको ये दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन है महिंद्रा, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और डी ऑप्शन है एयरबस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी एयरबस जो है वो भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करेगी। ये भारत के साथ साथ एशिया यानी कह सकते हैं जो इधर दक्षिण एशिया का एरिया है वो वहाँ तक होने वाला ये ऐसा पहला मुख्यालय होगा, अत्याधुनिक जो होगा। बात करेंगे डिटेल में तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, एयरबस लॉन्चेस स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर एंड ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। भारत में ये इसने लॉन्च किया है एयरबस ने। तो एयरबस ने भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो एनसीआर है, यानी दिल्ली के आसपास का जितना भी इधर एरिया है वो एनसीआर के क्षेत्र में आता है। तो एनसीआर में स्थित इस सुविधा का जो उद्देश्य है वो पायलटों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना है, यानी जो पायलट होंगे, जो तकनीशियन होंगे, जो टेक्निकल ग्रुप्स होंगे, उनको प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस केंद्र में 4 A320 यानी A320 सिमुलेटर लगे हुए हैं, यानी कि जो केंद्र होगा जहां पर स्थापित होगा वहां पर 4 A320 जो सिमुलेटर हैं वो लगे रहेंगे। बात करें इसके अंतर्गत जो उद्देश्य रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है, सालाना 800 पायलटों और 200 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने की जो क्षमता है इस केंद्र में होगी, जो कि दिल्ली एनसीआर यानी कह सकते हैं एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 3 पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? यानी कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 3 पायलट प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है रेल मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी ऑप्शन है जहाज रानी एवं बंदरगाह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है इसने स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 3 पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 3 पायलट प्रोजेक्ट टू यूज हाइड्रोजन एनर्जी इन स्टील प्रोडक्शन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हाइड्रोजन का जो उपयोग करना है, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना है, इसके लिए 3 पायलट प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 3 पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट्स का जो समर्थन है करने के लिए 347 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी जो बजट है वो लगभग 347 करोड़ रुपए होने वाला है। ये जो है वो अगले 3 वर्षों के भीतर चालू होने की उम्मीद है, यानी कि जो 3 पायलट प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है ये आशा लगाई जा रही है कि अगले 3 वर्षों में ये प्रारंभ हो जाएंगे ये तीनों पायलट प्रोजेक्ट, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम सरकार ने किसके साथ मिलकर आर्द्र भूमि को बहाल करने के लिए समझौता किया हुआ है? यानी असम जो राज्य सरकार है वहाँ की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको बहाल करने के लिए असम सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ए ऑप्शन है WHO, बी ऑप्शन है ADB, सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और डी ऑप्शन है यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके साथ में असम राज्य सरकार ने समझौता किया है आर्द्र भूमि को बहाल करने के लिए। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल देख सकते हैं, असम गवर्नमेंट ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन हैंड टू रिस्टोर वेटलैंड विथ रेस 796 करोड़ प्रोजेक्ट, यानी 796 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है वो होने वाला है, और ये किसके लिए है? आर्द्र भूमि को बहाल करने के लिए। तो असम सरकार ने एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर 129 आर्द्र भूमि को बहाल करने के लिए एक योजना शुरू की है, और ये जो योजना है इस योजना का नाम रखा गया है सतत आर्द्र भूमि और एकीकृत मत्स्य पालन परिवर्तन, जिसे स्विफ्ट के नाम से शॉर्ट फॉर्म में स्विफ्ट कहा जा रहा है। ये योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत आर्द्र भूमि और एकीकृत मत्स्य पालन परिवर्तन, ये जो है ये प्रमुख योजना है।
बजट जो है वो रखा गया है 796.88 करोड़ रुपए, यानी इस योजना के लिए जो बजट है वो 796.88 करोड़ रुपए रखा गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है बाढ़ शमन प्रयासों को बढ़ाना, जल प्रबंधन में सुधार करना और स्थानीय मत्स्य पालन का समर्थन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसी के तहत जो आर्द्र भूमियाँ होंगी उनको विकसित करने और उनको बहाल करने का जो कार्य है वो किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष कौन बने, यानी वर्ल्ड लेवल की ये संस्था होती है स्टील, आप सभी लोग जानते हैं स्टील की ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ए ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी ऑप्शन है उमेश सिंह और डी ऑप्शन है टीवी नरेंद्रन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी टीवी नरेंद्रन जो हैं इनको वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, टीवी नरेंद्रन इलेक्टेड एज वर्ल्ड स्टील चेयरमैन, सेकेंड इंडियन टू हेड ग्लोबल बॉडी, यानी सेकेंड इंडियन है जो कि टू हेड ग्लोबल बॉडी, यानी ग्लोबल बॉडी या वहाँ तक पहुँचने वाले। इनका पूरा नाम है थैचर्ड विश्वनाथ नरेंद्रन, जिन्हें हम टीवी नरेंद्रन के नाम से जानते हैं। इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसे हम वर्ल्ड स्टील के नाम से जानते हैं, इसका अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में ये टाटा स्टील के एमडी और सीईओ हैं, यानी जो टाटा स्टील कंपनी है भारत की उसके वर्तमान में ये सीईओ और एमडी हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए स्थित नुकोर कॉरपोरेशन के सीईओ लियोन टोपेलियन की जगह पर ये होंगे, यानी कि ये जो वहाँ पर स्टील वर्ल्ड स्टील में इनको अध्यक्ष चुना गया है तो ये लियोन टोपेलियन की जगह पर जाएंगे। ये रिटायर हुए हैं और इनके स्थान पर अब थैचर्ड विश्वनाथ यानी टीवी नरेंद्रन जी को वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड स्टील की बात की जाए तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी जो स्थापना है वो 1967 में की गई थी, वर्ल्ड स्टील की स्थापना। और अब अध्यक्ष जो बनाया गया है वो टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे वित्त निगम का सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का जो वित्त निगम है, यानी कि जो फाइनेंशियल विभाग देखता है भारतीय रेलवे वित्त निगम का, इसका सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो ए ऑप्शन है सुनील गौबा, बी ऑप्शन है मनोज कुमार दुबे, सी ऑप्शन है अनिल चौहान और डी ऑप्शन है शैली वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोज कुमार दुबे जो हैं ये भारतीय रेलवे वित्त निगम के सीएमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये शैली वर्मा जी के जगह पर आए हुए हैं, यानी शैली वर्मा के जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, IRFC वेलकम्स मनोज कुमार दुबे एज न्यू सीएमडी एंड सीईओ। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में भारतीय रेलवे वित्त निगम का जो सीएमडी और सीईओ है वो मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। कब, तो 10 अक्टूबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया और ये अगले 5 साल तक ये कार्यभार देखने वाले हैं, यानी 5 साल के लिए इनको भारतीय रेलवे वित्त निगम का सीएमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये जो है शैली वर्मा की जगह पर आए हुए हैं, यानी शैली वर्मा इससे पहले अध्यक्ष थी भारतीय रेलवे वित्त निगम की और इनकी जगह पर अब जो आए हुए हैं वो मनोज कुमार दुबे आए हुए हैं। भारतीय रेलवे लेखा जो सेवा है यानी IRAS, इसके ये 1993 बैच के अधिकारी हैं और 2011 में रेल मंत्रालय में उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी 2011 में रेल मंत्रालय में इन्होंने जो उत्कृष्ट सेवाएं दी उन सेवाओं के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई, यानी राष्ट्रीय जो पैरा तैराकी चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, किस राज्य में हुई। तो ये ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू की गई है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, गोवा टू होस्ट 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, यानी कि जो संस्करण है अब की बार का वो 24वां संस्करण है और नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है ये गोवा जो है वो इस बार होस्ट कर रहा है। तो हाल ही में 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो गोवा में शुरू हुआ। कब, तो 20 अक्टूबर 2024 को ये शुरू हुआ और इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के जो एथलीट इन्होंने भाग लिया हुआ है और ये पैरा एथलीट जो हैं उनके लिए ये जो प्रतियोगिता, ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया है। बात करें इसमें कई सारे जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कई सारे ग्रुप्स बटे हुए होते हैं, उनके अंतर्गत इसमें प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। S4 100 मीटर फ्री स्टाइल में जो S4 की जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत 100 मीटर फ्री स्टाइल में जो गोल्ड मेडल है वो लखन सिंह ने जीता जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और जूनियर बॉयज़
S200 फ्री स्टाइल श्रेणी जो है, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो मोहम्मद आसिम ने जीता है, जो कि ये केरल के रहने वाले हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गोवा आया है तो गोवा को भी मैप में देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं गोवा, ये मैप में गोवा आप देख सकते हैं। गोवा जो है इसकी जो राजधानी होती, गोवा की जो कैपिटल है ये पणजी होती है, राजधानी इसकी पणजी है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं, और वर्तमान में जो गवर्नर हैं यानी कह सकते हैं यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। कुछ यहाँ के जो अभ्यारण्य हैं वो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोवा में है, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये भी गोवा में ही स्थित हैं। तो ये कई बार ये जो अभ्यारण्य हैं ये कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप इनको नोट रखिए। गोवा जो है 2 स्टेट हैं यहाँ पर, एक नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। इस प्रकार से यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी स्टेट नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक नॉर्थ गोवा है और दूसरा साउथ गोवा है। और जो गोवा है इसकी जो राजधानी पणजी है वो यहाँ पर है, गोवा की जो राजधानी पणजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए, जो कुछ भी स्टैटिक जीके से संबंधित पॉइंट बने, उनको जो कवर किया गया, वो अगर सभी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसके लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।